भैया क्या सीपीए सीए से बेटर है? भैया क्या मैं अपना सीपीए ग्रेजुएशन के साथ कर सकता हूँ? अब तो भैया एआई आ चुका है, ये सीपीए ऐसे कोर्सेज की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। एक बार मैंने सीपीए कर लिया तो मैं तो आराम से यूएस के अंदर सेटल हो सकता हूँ। अगर आपके दिमाग में भी यही सारे क्वेश्चंस और यही सारे थॉट्स चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम आरिश है, मैं एक सीए हूँ और मैं मजे में रहता हूँ। पिछली दो वीडियो में हमने एसीसी और सीए के बारे में देखा। पहली वीडियो में हमने देखा सीए क्या होता है, सीए की सही में वर्थ है कि नहीं है इंडिया में और आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमने एसीसीए को देखा और एसीसीए को सीए से कंपेयर करा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीपीए के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं और साथ ही साथ हम उसको कंपेयर करेंगे एसीसीए और सीए से। मैंने इसमें बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च करी है। लगभग 400 से 500 बच्चों की डिफरेंट सोर्सेस से क्वेश्चंस और डाउट्स लिए हैं और उन डाउट्स के बेसिस पे एक ही वीडियो बनाई है। कई सारे डाउट्स थे कि भैया सीपीए क्या है, कैसे होता है, क्या सीपीए एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा कर सकता है, अब एआई के आने के बाद सीपीए होगा भी या क्या। ऐसे ही कई सारे सवाल थे जिनको मैंने इस वीडियो के अंदर एड्रेस करा है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर टोटल 7 पार्ट होंगे। पहला पार्ट, व्हाट इज सीपीए और सीपीए की क्या सही में डिमांड भी है। दूसरा पार्ट की सीपीए की एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसके अंदर क्या क्रेडिट आवर्स क्या होता है, क्या आप एलिजिबल हो, कैसे एलिजिबल हो, आप वो समझोगे कैसे, तो वो हम सेकंड पार्ट में समझेंगे। थर्ड पार्ट में हम सीपीए के एग्जाम स्ट्रक्चर को समझेंगे कि कितने एग्जाम्स होते हैं और कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। फोर्थ के अंदर उसके ड्यूरेशन कितनी होती है, उसमें कितनी फीस लगती है और उन एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। और फिफ्थ पार्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा जहां पे हम पैसों की बात करेंगे कि आपकी क्या सैलरी लग सकती है, क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, क्या आप कुछ इंडिपेंडेंट कर सकते हो, क्या आप इंडिया में रह के काम करोगे, क्या आपको इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा, अगर यूएस में सेटल होना है तो क्या। तो ये सारी बातें भी हम करेंगे। और उसके अगले सेक्शन में, 6th सेक्शन में हम बात करेंगे कि एसीसीए, सीपीए और सीए इनमें से तीनों का कंपैरिजन और वहां आप डिसाइड करोगे कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। और लास्ट सेक्शन होगा इन सब का बाप कि एआई का क्या रोल है, एआई की वजह से इन कोर्सेज पे क्या असर पड़ने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सीपीए और सीपीए की डिमांड है भी या नहीं। तो सीपीए क्या होता है? सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ये उसकी फुल फॉर्म हो गई। अभी करता क्या है, बेसिकली यूएस के अंदर लाइसेंस होता है। यूएस के अंदर 50 टू 55 स्टेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं। हर स्टेट लेवल पे हर किसी का रजिस्ट्रेशन जो है, सीपीए का रजिस्ट्रेशन वो स्टेट लेवल पे है, लेकिन जो एग्जाम होता है वो ओवरऑल कंट्री लेवल पे होता है। और ऐसा नहीं है कि अब आप यूएस के ही सीपीए बनोगे। यूएस के सीपीए की रिकॉग्निशन अलग अलग कंट्रीज के अंदर होती है। इसकी आपको अलग अलग कंट्रीज के अंदर एंट्री मिल जाएगी अगर आप एक बार यूएस सीपीए कर लो। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन किसी एक स्टेट के अंदर लेना पड़ेगा, जैसे टेक्सास के अंदर ले लिया या न्यूयॉर्क के अंदर ले लिया या किसी भी दूसरी स्टेट के अंदर ले लिया। अब ये होता है सीपीए। अब ये एक लाइसेंस की तरह होता है। जैसे इंडिया में सीए के पास अपना एक सर्टिफिकेट होता है कि वो साइन कर सकता है, वैसे ही यूएस के अंदर उसके पास एक लाइसेंस होता है। जैसे एक सीए साइन कर सकता है वैसे ही एक सीपीए साइन कर सकता है। अब एक सीपीए काम क्या क्या करता है, वो एक अकाउंटिंग का काम करता है जिसको बोलते हैं यूएस गाप। यूएस के कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं जिसको यूएस गाप बोला जाता है और उसके ऊपर एक सीपीए उसके हिसाब से उनकी बुक्स बनाता है। वो एसईसी को फाइलिंग करता है। अब एसईसी है, जैसे इंडिया के अंदर सेबी होता है, जो सेबी स्टॉक मार्केट को ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, वैसे ही यूएस के अंदर एसईसी है। अगर जो भी कंपनी लिस्टेड है उनकी कंप्लायंसेस, उनकी रेगुलेशंस की फाइलिंग एक सीपीए करता है। अगर जब सीपीए का एक साइन मिलेगा तभी वो रिपोर्ट्स फाइल हो पाएंगी एसईसी के पास। और ऐसे ही टैक्स कंप्लायंसेस, इंडिविजुअल की, कंपनीज की और टैक्स प्लानिंग, इनमें भी मदद करता है एक सीपीए। तो एक सीपीए कहीं ना कहीं एक सीए है, बट वो ये यूएस का सीए है और उसको कहीं ना कहीं थोड़ी और रिकॉग्निशन मिल जाती है ग्लोबली। कुछ अदर कंट्रीज हैं लाइक कनाडा हो गया, गल्फ कंट्रीज में भी उसको रिकॉग्निशन मिलती है। उसके बारे में हम डिटेल जब कंपैरिजन करेंगे वहां पे हम बात कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से हर साल यूएस के अंदर 1,30,000 की सीपीए रिक्वायरमेंट आती है और करंटली ये शॉर्टेज चल रही है 1,60,000 पे। मतलब अभी भी यूएस के अंदर 1,60,000 अकाउंटेंट की कमी है। तो इसकी वजह से कई ज्यादा वहां पे डिमांड बढ़ चुकी है। वहां पे अगर आप इंडियन रुपी के कंपैरिजन में लोगे तो कम से कम 70-80 लाख रुपए का एक सीपीए मिलता है। और वहीं अगर आप इंडिया में देखोगे तो एक सीए स्टार्टिंग पैकेज पे 9 से 12 लाख रुपए में पहुंच जाता है। तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा गैप है। रिसोर्सेज बहुत कम है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है कि थोड़े कम सीपीए की सप्लाई है।
तो उसकी वजह से काफी ज्यादा डिमांड है। और ये सारी चीजें मल्टीपल हम रिपोर्ट्स में देखते जा रहे हैं, न्यूज में काफी आ रहा है कि सीपीए की शॉर्टेज चल रही है। तो मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया व्हाट इज सीपीए और सीपीए की डिमांड कितनी है। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे सीपीए की एलिजिबिलिटी के ऊपर और क्रेडिट आवर्स रिक्वायरमेंट के ऊपर। क्रेडिट आवर रिक्वायरमेंट एक बड़ी ही टेक्निकल और बहुत ही कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है जो काफी ज्यादा बच्चों को समझ नहीं आती, बट हम उसको यहीं पे समझेंगे। अब सीपीए की एलिजिबिलिटी क्या होती है? इसमें एलिजिबिलिटी होती है क्रेडिट आवर्स। अब कितने क्रेडिट आवर्स चाहिए होते हैं एग्जाम्स देने के लिए? इसके अंदर 4 एग्जाम्स होते हैं, उसके बारे में मैं भी आगे बताऊंगा। 4 एग्जाम्स देने के लिए आपको कम से कम चाहिए 120 क्रेडिट आवर्स, और लाइसेंस लेना है तो आपके पास इन टोटल होने चाहिए 150 क्रेडिट आवर्स। बट ये क्रेडिट आवर्स कैलकुलेट कैसे होते हैं? यूएस के अंदर 1 साल की पढ़ाई के लिए, 1 साल की कॉलेज की पढ़ाई को 30 क्रेडिट आवर्स दिए जाते हैं। तो अगर हम इंडियन कंपैरिजन में लें तो अगर आप एक बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम होता है 3 साल का, तो उसके अंदर 3 साल के हिसाब से 30 आवर्स के हिसाब से हो जाएगा आपके 90 क्रेडिट आवर्स। और अगर आप एमकॉम भी कर लेते हो जो होता है 2 साल का, तो आपका हो जाएगा 90 प्लस 60, आपके 150 आवर्स पूरे हो जाएंगे। बट अगर आप यहीं बीकॉम की जगह बीकॉम ऑनर्स करते हो तो कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली 95 टू 100 क्रेडिट आवर्स आपको मिलते हैं। तो ये सारी चीजें चेंज होती रहती हैं, और इसी के लिए उन्होंने 2 बॉडीज बना रखी हैं जो आपकी क्रेडिट आवर्स इवैल्यूएशन करती हैं। अगर आपके पास ये सारी चीजें भी हैं तभी भी आपको क्रेडिट आवर्स इवैल्यूएशन करानी पड़ेगी। तो आप क्रेडिट आवर्स इवैल्यूएशन कहाँ से करा सकते हो? आप क्रेडिट आवर्स इवैल्यूएशन करा सकते हो NASBA, नासबा और WES, इन 2 अथॉरिटी के पास जाके आप अपनी क्रेडिट आवर्स इवैल्यूएट करा सकते हो। इनकी कुछ फीस होती है जो मैं आपको फीस वाले पार्ट में बताऊंगा। तो ऐसे आप अपनी क्रेडिट इवैल्यूएशन करा सकते हो। आपको मैं एक सेफ रूट बताता हूँ। अगर आपने बीकॉम प्लस एमकॉम कर रखा है तो आपका मोटा मोटा सॉर्टेड रहता है। अगर आप सीए कर रखा है और प्लस बीकॉम कर रखा है तो आपको बहुत ज्यादा सॉर्टेड रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाली आपने अगर सीए कर रखा है तभी भी आप मतलब क्वालिफाइड नहीं हो गया, आपको कोई ना कोई डिग्री और लेनी पड़ेगी, क्योंकि सीए के अंदर भी 50 से 60 क्रेडिट आवर्स ही मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट आवर्स के बारे में पूरा समझ लिया कि 1 साल की पढ़ाई को 30 क्रेडिट आवर्स होता है, और अगर बीकॉम ऑनर्स कर लिया तो उसको थोड़ा सा ज्यादा मान लेते हैं। और इसकी इवैल्यूएशन NASBA, नासबा और WES जैसी अथॉरिटीज करती हैं, जो आपका क्रेडिट आवर्स इवैल्यूएट करेंगी और आपको बताएंगी कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अब इससे आगे हम चलेंगे, सीपीए का एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होता है। सीपीए के अंदर टोटल 4 पेपर होते हैं, जिसमें से 3 कोर होते हैं। कोर मतलब मैंडेटरी, और एक होता है डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी के अंदर आपको 3 एग्जाम ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें से आपको एक सिलेक्शन बनना होता है। अब जनरली बच्चे वही सिलेक्ट करते हैं जिसमें उनको आगे करियर बनाना होता है, लेकिन ये चीज मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपने एक चीज सेलेक्ट कर ली तो अब आपका करियर उसी चीज में बनेगा और आप कुछ और नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ ऐसी चीज भी सिलेक्ट कर ली जिसमें आपको अब आगे जाके करियर नहीं बनाना तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा सीपीए का लाइसेंस मिलेगा। अब वो 4 सब्जेक्ट होते कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है FAR, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। जैसा नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर हम बुक कीपिंग के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाई करेंगे। और दूसरा होता है AUD। AUD होता है ऑडिटिंग एंड अटेस्टेशन। ऑडिटिंग एंड अटेस्टेशन का मतलब यहाँ पे मतलब हम सारे रिकॉर्ड्स देखते हैं, जो भी फाइनेंशियल्स बने हैं, जितनी भी चीजें कंपनी के अंदर चल रही है वो देखेंगे कि सही से चल रही है नहीं चल रही है, उसकी ऑडिट करेंगे, उसको देखेंगे कि हाँ सारी चीजें फाइनेंशियल्स जो बने हैं वो US GAAP के हिसाब से बने हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से बने हैं, उसको कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती होगी तो हम अपनी रिपोर्ट में उसको बताएंगे, उसको बता के उसको अटेस्ट करेंगे। अटेस्टेशन का मतलब होता है साइन करना। मतलब यूएस के अंदर जैसे सीपीएस अटेस्टेशन कर रहा है, इंडिया के अंदर एक सी अटेस्टेशन करता है। ये अटेस्टेशन एक गारंटी होती है कि इसको एक प्रोफेशनल के द्वारा देख लिया गया है और ये रिकॉर्ड्स एकदम एक्यूरेट है। इसके बाद आता है लास्ट सब्जेक्ट जो कोर के अंदर होता है, वो होता है REG, जिसे बोलते हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन के अंदर आप कंप्लायंसेस के बारे में पढ़ते हो, बिजनेस कंप्लायंसेस और लॉ, ये सारी चीजें आप पढ़ाई करते हो। ये हो गए आपके 3 पेपर। अब इन 3 पेपर के बाद होता है आपके पास एक डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी के अंदर आते हैं 3 पेपर। 3 में से आपको एक सेलेक्ट करना होता है। जिस करियर में आप जाना चाहो उसको आप चूज करना, लेकिन ऐसी कोई भी जबरदस्ती नहीं है। अगर आपने गलती से कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लिया जिसमें आपको अपना करियर नहीं बनाना, तो भी आपके पास पूरा US लाइसेंस है, आप अपना करियर चेंज कर सकते हो। 1-2 साल किसी ऐसी काम कर लेना जो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो ये वाली रिलेवेंस आपकी वहां से चली जाएगी। बट स्टिल अगर आप पहले से ही प्री प्लान करके चलते हो तो आपको ये एडवांटेज दे सकता है। तो पहला होता है BAR, बिजनेस एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। इसके अंदर आप कंपनी के कंप्लायंसेस और SEC रिपोर्टिंग, ऐसे सारे काम करते हो जिसमें आप बिजनेस के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व रहते हो। दूसरा होता है ISC, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स। इसके अंदर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी लाइमलाइट में रहने वाला आज की डेट में
एक डोमेन है, इसके अंदर आप साइबर सिक्योरिटी और आईटी ऑडिट जैसे काम करते हो। आप देख रहे हो काफी सारी चीजें हो रही है इंटरनेट के वर्ल्ड में, एआई आ चुका है, वेब 3 है। तो ये सारे रिस्क जो साइबर सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं आए दिन एक फ्रॉड होता रहता है, कहीं क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड हो जाता है, कभी कोई दूसरा फ्रॉड हो जाता है, और कंपनी की आईटी एक बहुत बड़ी एसेट बन चुकी है। तो उस आईटी की ऑडिट होना, आईटी ऑडिट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी ऑडिट होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जो भी बच्चे इस करियर में जाना चाहते हैं तो वो ये वाला सब्जेक्ट को प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एक अगला सब्जेक्ट जिसमें काफी सारे बच्चों को इंटरेस्ट हो सकता है, वो है टीएसपी, टैक्स कंप्लायंस एंड प्लानिंग। ये लोग कॉर्पोरेट के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स की कंप्लायंस करते हैं कि आपका टैक्स हम टाइमली भरवाएंगे, यूएस की जो लॉज एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से टैक्स भरवाएंगे, और आपको प्लानिंग करने में भी मदद करेंगे, टैक्स सेव करने में भी मदद करेंगे। तो ये आपके 3 सब्जेक्ट हो गए, इनमें से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो ऐसे होते हैं 4 सब्जेक्ट। अब ये 4 सब्जेक्ट में जब आप एग्जाम देने जाते हो तो एक सब्जेक्ट होता है 4 घंटे का। तो 4 4 4 16 घंटे के टोटल पेपर होते हैं। तो आप इसको कभी भी दे सकते हो। ये हो गया आपका एग्जाम स्ट्रक्चर। अब अगले सेक्शन पे चलते हैं, इसकी ड्यूरेशन और इसकी स्ट्रैटेजी, और इसके अंदर कितनी फीस लगती है। ड्यूरेशन, स्ट्रैटेजी एंड फीस। जनरली इसको करने में 6 से 12 महीने का समय लगता है, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो जॉब भी कर रहे होते हैं, वो 12 से 18 महीने का टाइम इसमें ले लेते हैं। अब भाई एक बच्चा है जो कुछ पढ़ रहा है, तो वो 6 से 12 महीने के अंदर बहुत ही खाली पढ़ाई कर रहा है, खाली कॉलेज जाता है और पढ़ाई करता है, तो वो इसको 6 से 12 महीने के टाइम पीरियड में आराम से कवर कर सकता है। और अगर कोई आदमी है जो मतलब मतलब मेरे जैसा है, उसको अपना ऑफिस का भी संभालना है, ये सारी चीजें भी संभालनी है, और उसको सीपीए भी करना है, वो भी इन जनरल 18 महीने में ये कोर्स कर लेता है, क्योंकि 4 ही तो सब्जेक्ट है। लेकिन ये सब्जेक्ट इतने भी आसान नहीं है। अब इसके अंदर ड्यूरेशन होती है। अब ड्यूरेशन से मतलब कि एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में कुछ ज्यादा टाइम लग सकता है, किसी को कम टाइम लग सकता है, वो हमें उसकी प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है। तो ड्यूरेशन और स्ट्रैटेजी मैं आपको आराम से समझा देता हूँ। एफएआर और एयूडी ये दोनों बहुत क्रिटिकल पेपर माने जाते हैं और थोड़े मुश्किल पेपर भी माने जाते हैं। तो जो बच्चा इसको कर लेता है तो उसका थोड़ा सा सॉर्टेड रहता है, उसके लिए थोड़ा प्रोसीजर इजी हो जाता है। तो इस पेपर को प्रिपेयर करने के लिए, दोनों पेपर प्रिपेयर करने के लिए 5 महीने लगते हैं। एफआर कंप्लीट करने में 3 महीने लग सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हो, बस पढ़ाई कर रहे हो, मतलब ऑफिस का काम नहीं कर रहे हो और ये सारी चीजें नहीं कर रहे हो, अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाए। तो एफआर और ईयूडी में टोटल टोटल 5 महीना ऑन एन एवरेज बच्चा ले सकता है, अगर वो बस पढ़ाई करे। उसके बाद टीएससी और आपका जो भी आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, उसको भी आप 2 से 3 महीने में एक सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी। अब रहता है कि आपको सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट उठाने चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। तो इन जनरल आपको सबसे मुश्किल सब्जेक्ट ही सबसे पहले उठा लेने चाहिए। आपको सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए एफएआर के हिसाब से, और एफएआर के साथ साथ आपको एईडी मतलब आपका ऑडिट एंड अटेस्टेशन भी अगर आप उठा सकते हो तो वो वाला सब्जेक्ट भी उठा लो, जो आप दोनों मुश्किल सब्जेक्ट को पहले खत्म कर दो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको इनको पहले क्यों उठाना चाहिए, क्योंकि सीपीए के एग्जाम के अंदर एक रूल होता है जिसे बोलते हैं 18 मंथ रूल। 18 मंथ रूल का मतलब होता है कि भाई अगर आपने कोई भी एक एग्जाम दे दिया, एक बार मान लो आपने एफआर का पेपर दे दिया, आप कभी भी पेपर दे सकते हो। सीपीए का पेपर पूरे साल में आप कभी भी दे सकते हो। आपने एक बार एफआर का पेपर दे दिया तो आपको अगले 18 महीने के अंदर अंदर बाकी 3 पेपर क्लियर करने पड़ेंगे, अदरवाइज सब खत्म, दोबारा से रीस्टार्ट करो। तो इसलिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी यही रहती है कि आप अपने 2 बड़े सब्जेक्ट पहले ही प्रिपेयर कर लो, जो आपको जब 18 मंथ का टाइम मिलेगा आप उसमें 6 से 7 महीने 9 महीने में ही वो 2 छोटे छोटे पेपर निकाल दोगे। अदरवाइज आप मान लो आप खाली एक पेपर गए पढ़ के और आपने दे दिया, तो आपको वहां पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको बाकी पेपर की प्रिपरेशन करने में इतना बर्डन हो जाए और आपके दिमाग में एक टाइम लिमिट चलती रहेगी और वहां पे पढ़ाई अच्छी नहीं होगी और आप फेल भी हो सकते हो। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। तो ये आपकी हो गई एग्जाम की स्ट्रैटेजी, एक ड्यूरेशन। अब बात करते हैं फीस के बारे में कि इसको करने में फीस क्या लगती है। इसके अंदर अलग अलग टाइप की फीस होती है। डब्ल्यूईएस और एनआईईएस की ट्रांसक्रिप्ट फीस होती है 15 से 20 हजार रुपए। उसके बाद स्टेट बोर्ड एप्लीकेशन फीस, जैसे मैंने बताया सारे ये स्टेट लेवल पे आपको रजिस्ट्रेशन करानी होती है। आप कोई सी भी स्टेट में करा सकते हो, इस पे भी रिसर्च कर लेना है एक बार रजिस्ट्रेशन कराने से पहले। इसकी फीस होती है 8 से 15 हजार रुपए। एग्जाम फीस पर पेपर होती है 20 से 25 हजार रुपए। इंटरनेशनल टेस्ट फीस जो होती है 25 से 30 हजार रुपए। तो टोटल एग्जाम फीस आपकी आ जाती है 2.2 लाख से लेके 2.5 लाख के बीच में।
और अब आप इसी के साथ ले लेते हो अपनी कोई कोचिंग, तो वो हो जाती है 1 से 1.5 लाख रुपए की कोचिंग। तो कहीं न कहीं 3.5 से 4 लाख की आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आ जाती है। अब बात आती है कि आपने बताया सर इसमें क्या इंटरनेशनल एग्जाम फीस होती है। इंटरनेशनल एग्जाम फीस का मतलब ये नहीं है कि आपको बाहर जाके सीपीए आप इंडिया में बैठे-बैठे भी उसका एग्जाम दे सकते हो। इंडिया में इसके मल्टीपल सेंटर्स होते हैं, आप वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ पेपर जाके देकर आ सकते हो। मोस्टली आपके मतलब जो टियर 1 सिटीज़ हैं वहाँ तो इनको मिल ही जाएगा और इनकी पूरी एक लिस्ट होती है, वो भी आप देख सकते हो। आप जाके एक सेंटर सेलेक्ट करो और उसमें जाके पेपर देकर आ जाओ। तो हमने देख लिया कि इसके अंदर कितने पेपर्स होते हैं, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, उसमें कितना टाइम लगता है और कितना पैसा लगता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब आपको लग रहा होगा कि इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा लग रहा है। लेकिन आप सोचो कि ये ग्लोबल रिकॉग्निशन भी तो मिल रही है ना आपको। आप सीए करोगे तो इंडिया में रहोगे। सीए कॉस्ट वाइज़ सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन इसके अंदर आपकी थोड़ी-सी ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रही है। और मैं आपको अब अगले सेक्शन पे चलते हैं यहीं से, जहाँ पे हम बात करेंगे सैलरी, करियर अपॉर्चुनिटी और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर, क्या एक सीपीए सीए की तरह प्रैक्टिस कर सकता है क्या? क्या अगर किसी बंदे को इंडिया से यूएस जाके सेटल होना है, अगर वो सीपीए कर ले तो क्या वो सेटल हो सकता है? तो मैं आपको उसका रूट भी बताऊंगा अगर ये पॉसिबल होगा तो। चलो हमने देख तो लिया कि एक सीपीए क्या होता है। अब बात करते हैं कि सीपीए के क्या-क्या जॉब रोल्स होते हैं, कि वो किस-किस तरीके का काम करता है। सीपीए मल्टीपल तरीके का काम कर सकता है, जैसे यूएस का टैक्स कंसल्टेंट बन सकता है। वो कॉर्पोरेट के अंदर ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए, ये नॉर्मल लोगों के लिए भी टैक्स फाइलिंग वाला काम कर सकता है। ऑडिटर बन सकता है। ऑडिटर्स वहाँ पे काम होता है सॉक्स। सॉक्स मतलब एसओएक्स, सर्बेन ऑक्सली एक्ट होता है, जो एसईसी मतलब जैसे इंडिया में सेबी है वहाँ पे एसईसी होता है, उनके लिए फाइलिंग करती है। तो उनकी कंप्लायंसेस देखता है, कंपनी की कंप्लायंसेस देखता है और उनके देखता है कि कंट्रोल्स कैसे हैं, कोई चोरी वगैरह तो नहीं हो रही, तो उनकी फाइलिंग्स करता है कंपनी के पास। फाइनेंशियल एनालिस्ट, जिसमें वो देखता है अकाउंटिंग का, आप रिपोर्टिंग करता है, एंड एफपीएनए करता है। एफपीएनए का मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, कि कितना पैसा आना है, कितना जाना है, कितना क्या हुआ, उसका पूरा एनालिसिस। कंप्लायंस ऑफिसर, यूएस सब्सिडरी या रिस्क एडवाइजरी। और एक रोल होता है कंट्रोलर, और जो इसको बढ़ाते बढ़ाते बन जाता है सीएफओ। ये होता है सीनियर रोल्स इन एमएनसीज के अंदर। तो आपको मैंने यहाँ पे बताया कि किस किस तरीके का एक यूएस सीपीए काम कर सकता है। अब यहाँ से चलते हैं हम आगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मेन चीज की, पैसा। पैसा। अब हम बात करते हैं सैलरी की। एक कोई फ्रेशर है जो अभी सीपीए बना है और वो किसी कंपनी को जाके बताता है मैं एक सीपीए हूं, तो कोई भी बिग फोर या कोई भी यूएस एमएनसी या कोई भी कंपनी जिसका यूएस के अंदर ऑफिस है, वो उसे 8 से 12 लाख रुपए बड़े ही आराम से दे देगी। और यही चीज वो चला जाए बाहर और अब्रॉड में जाके नौकरी करे, तो उसे 45 से 60 लाख रुपए आराम आराम से मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कितनी शॉर्टेज है और वहां पे लिटरली यही रेट चल रहा है। आपको 45 से 60 लाख रुपए बहुत आराम से मिल जाएंगे। और अगर आप यहीं पे 3 से 5 साल रुक जाते हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेते हो, 3 से 5 साल के बाद आपको ये पैकेज बढ़ के 20 से 25 लाख रुपए पहुंच जाएगा। 8 से 25 लाख हो जाएगा बेसिकली इंडिया के अंदर रह के। और अगर आप यही बाहर देखते हो तो 60 लाख से ये 90 लाख तक का पहुंच चुका होगा आपका। और आपको थोड़ा ज्यादा और एक्सपीरियंस हो गया, 5 6 10 प्लस ईयर्स हो गए हैं, तो आप बाहर तो फॉर श्योर करोड़ में कमा रहे हो, यहाँ पे भी 60 प्लस लाख का पैकेज ले रहे हो। और अगर आप यहीं पे एक मान लेते हो अपनी सुपर एंट्री, आप हो सीए प्लस आपने कर लिया सीपीए, तो आप मान लो आपको किसी भी बिग फोर के अंदर एक बहुत ही अच्छी जॉब पोजीशन मिल जाएगी, क्योंकि उनके लिए भी आप काफी ज्यादा बिजनेस लेकर आ पाओगे, तो आपको काफी अच्छा पैकेज मिलेगा। अब एक यूएस सीपीए क्या क्या काम कर सकता है? एक यूएस सीपीए एक यूएस बेस्ड कंपनी में यूएस में जाके भी काम कर सकता है। उसके लिए उसको दो चीजों की जरूरत होगी। क्या दो चीजें होंगी? एक तो उसका सीपीए का लाइसेंस प्लस एक वर्क वीजा। अगर उसे वर्क वीजा और ये लाइसेंस है उसके पास, तो वो आराम से काम कर सकता है। क्या वो इंडिया में रह के अपने यूएस वाले क्लाइंट्स का काम कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है। आज की डेट में बहुत सारे सीपीएस हैं जो इंडिया में बैठे हैं और ऐसे ही आपके अमेरिका के क्लाइंट्स को उठा के यहाँ से वो रिमोट जॉब करते हैं और उनके लिए काम करते हैं। उनके लिए कंप्लायंसेस, सॉक्स ऑडिट्स और ऐसे काम करते हैं। बिग फोर्स भी इंडिया में यही काम करती हैं। तो हाँ, वो भी बिल्कुल पॉसिबल है अगर आपको ऐसा कोई क्लाइंट मिल जाए। अब मान लो आप एक सीपीओ हो और आप इंडियन क्लाइंट्स को अपनी सर्विस देना चाहते हो, उनकी ऑडिट रिपोर्ट पर साइन करना चाहते हो, तो क्या आप कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको सीपीए का लाइसेंस मिला है यूएस में, इंडिया में वो राइट मिला है इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को, और केवल वही रिपोर्ट पे साइन कर सकता है इंडिया की कंपनीज की।
अब आप बोलोगे भैया मुझे ना यूएस के अंदर जाके अपनी सीए की तरफ प्रैक्टिस करनी है, मेरे को अपना ना घर बनाना है यूएस के अंदर और मैं सीपीए वाला काम करना चाहता हूँ, जैसे एक यहाँ पे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस होता है वैसा मैं ऑफिस खोलना चाहता हूँ, क्या वो पॉसिबल है? चलो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब उसका ना एक रूट है, आप डायरेक्टली ऐसे नहीं जा सकते, आपको मतलब अल्ट्रा वेल्थी हो, आप कोई दूसरे वीजा वीजा लेके चले जाओ और आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप सेटअप कर लो, तो आप तो कुछ भी कर सकते हो, फिर आप फालतू में सीपीए क्यों कर रहे हो? लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ नहीं है और आप एक नॉर्मल बंदे हो मेरी तरह, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पहले किसी एमएनसी के अंदर जॉब लेनी चाहिए, ग्लोबल बिग फोर के अंदर एक जॉब लेनी चाहिए, वहाँ पे थोड़ा-सा एक्सपीरियंस लेना चाहिए और वहाँ पे यूएस बेस्ड क्लाइंट्स के लिए काम करो। यूएस बेस्ड क्लाइंट्स के साथ काम करने के बाद वहाँ पे मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं क्योंकि जिनके पास सीपीए का लाइसेंस होता है ना, उनको यूएस वाले खुद ही बुला लेते हैं। इतनी शॉर्टेज चल रही है, वो खुद बोलते हैं भैया आ जाओ। तो वो आपको वहाँ बुला लेंगे एच-1 वीज़ा के ऊपर और वहाँ पे डिफरेंट टाइप के वीज़ाज़ होते हैं, उसके ऊपर आपको बुला लेंगे, स्पाउस वीज़ा भी होता है अगर ज़रूरत हो तो लेकिन आपको पता है आजकल ट्रम्प आ गया है, काफ़ी दिक्कतें दे रहा है। बट ऐसी सारी छोटी-छोटी चीज़ें चलती रहती है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी यूएस के अंदर भी हैं, कनाडा में भी हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम टेम्परेरी है। अगर आप ऐसी अपॉर्च्युनिटी अभी भी ढूँढ रहे हो तो ये एक लॉजिकल ऑप्शन है कि आप सबसे पहले एक कंपनी में जाओ, वहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस लो, आप अपना ये लाइसेंस लो, जो लाइसेंस बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, सामने वाला बंदा आपको खुद बुला लेगा वहाँ पे। वहाँ पे जाके आप अपना एक हर स्टेट का अपना रूल है। एक स्टेट ऐसा भी बोल सकती है कि आपको वहाँ का कोई लोकल बंदे को पार्टनर बनाना पड़ेगा और एक दूसरी स्टेट ये भी बोल सकती है कि कोई नहीं, आप खोल लो, आप आ गए हो, आपको वर्क एक्सपीरियंस, आप खोल लो अपना सीपीए का ऑफिस खोल लो, पब्लिक अकाउंटेंट का ऑफिस खोल लो। तो आप वहाँ पे जाओ, आप अपना ऑफिस खोलो और मुझे भी बुला लेना, मतलब थोड़ा-सा तो ये सारा आपका पूरा प्रोसीजर रहेगा। इससे आप यूएस के अंदर भी सेटल होना चाहो तो हो सकते हो। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, नॉट अ शॉर्ट जर्नी, बट अगर किसी दिमाग में थॉट था तो ये ही है रूट। तो चलो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आखिरी में बस सेक्शन 6 हमारा बात करेंगे सीए वर्सेस सीपीए वर्सेस एसीसीए के बारे में। और मैं आपको पूरी टेबल बना के दिखाऊंगा जिसके अंदर हम प्रॉपर कंपैरिजन करेंगे कि जी कौन जीत रहा है। देखो जीतना हारना इस टेबल से आपको क्लियर नहीं होगा क्योंकि मैंने टेबल में कोई कंक्लूजन नहीं दिया है और मैं दूंगा भी नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। आपको कभी भी ना 100% कुछ नहीं मिलेगा, किसी में कुछ ज्यादा होगा कुछ कम होगा, तो आपको देखना है कौन सा कुछ ज्यादा कम आपके लिए परफेक्ट है। आप अपने लिए परफेक्ट डिसीजन लो। इस टेबल के अंदर मैं आपको इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आप अपने लिए डिसीजन ले पाओगे। सो आप अपना डिसीजन खुद लेना और मेरे को डिसीजन कमेंट सेक्शन में भी प्लीज बताना कि आपने क्या डिसीजन लिया। तो चलो आगे चलते हैं। चलो बात करते हैं ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन में एक सीए ऑन एन एवरेज 5 से 6 साल में सीए बन जाता है। सीपीए बोलता है 1 से 1.5 साल, लेकिन कहीं ना कहीं आप 5 साल की पढ़ाई पहले ही करके आ चुके हो, तो ये मेरे हिसाब से 6 से 6.5 साल हो जाता है। उसके बाद होता है एसीसीए। एसीसीए करने में 2.5 से 3 साल लगता है, 13 के 13 पेपर निकालने हैं तो। और मतलब अभी तक आप देखोगे ना तो एसीसीए ड्यूरेशन में जीत जाता है। उसके बाद आता है एग्जाम फॉर्मेट। एग्जाम फॉर्मेट थोड़ा सीए का बेकार है, मतलब अभी 3 बार पेपर होने लग गया है, लेकिन इसमें ग्रुप सिस्टम होता है। अगर ग्रुप में एक भी सब्जेक्ट रह गया और ओवरऑल ग्रुप नहीं निकला तो आपको दोबारा रिपीट करना पड़ता है। 3 लेवल होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ड्रॉबैक है। उसके बाद सीपीए 4 पेपर ही हैं बस, और आप कभी भी दे सकते हो, लेकिन वो 18 मंथ रूल है, तो एग्जाम फॉर्मेट क्लियर है। उसके बाद एसीसीए जिसके अंदर 13 पेपर होते हैं और एक एक पेपर करके आप दे सकते हो, तो वेरी इजी। तो इसमें भी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एसीसीए जीतता है। सेकंड नंबर पे आता है सीपीए और लास्ट हमारा सीए भैया। नेक्स्ट चलते हैं पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज सीए 8 से 10%, सीपीए 50 से 60%, एसीसीए 40 से 55%। तो कहीं ना कहीं सीपीए और एसीसीए इसमें भी जीत रहे हैं, सीए और हार रहा है। आई डोंट नो, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, बट ठीक है, यही रियलिटी है। आगे चलते हैं रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन जो है सीए में इंडिया फोकस है। सीपीए यूएस, कनाडा और मिडल ईस्ट इधर फोकस करता है। एसीसीए यूरोप, यूएई और सिंगापुर, इन कंट्रीज पर फोकस करता है। तो ये तो प्रेफरेंस के ऊपर बात है कि आपको क्या अच्छा लगता है। मेरे को तो अपने इंडियन क्लाइंट्स भी अच्छे लगते हैं, मेरे को इंडिया में रहना है, मेरे को बाहर नहीं जाना, तो मेरे लिए चलता है। उसके बाद आता है जॉब रूल्स। जॉब रूल्स में ऑडिट, टैक्स और प्रैक्टिस, ये एक सीए कर सकता है। यूएस गैप, टैक्स, ग्लोबल कंप्लायंसेस एक सीपीए, और एक इसी सीए के लिए आईएफआरएस, ग्लोबल ऑडिट और एडवाइजरी जैसे रोल आते हैं। कॉस्ट सीए 1.5 से 2 लाख, अगर कोचिंग भी मिला लो तो 2.5 से 3 लाख लग जाएंगे। सीपीए 3.5 से 4 लाख, एसीसीए 4 से 4.5 लाख। ये टोटल आपकी कॉस्ट रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपको बता ही दी है कि ग्रुप बार बार रिपीट करना पड़ सकता है सीए के अंदर। सीपीए के अंदर थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कभी भी पेपर दे सकते हो,
और एसीसी के अंदर तो उससे भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, मैंने आपको पुरानी वीडियो में बता ही रखा है। अब प्रैक्टिस स्कोप, सीए ऑल ओवर इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता है, सीपीए यूएस और ग्लोबल में उसके पास लाइसेंस और वीजा हो तो वो कर सकता है। एसीसीए कभी प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता, क्योंकि एसीसीए कोई ना ही लाइसेंस है ना ही कोई सर्टिफिकेट है, केवल एक ये डिग्री है जो आपको एडवाइजरी रोल्स के लिए प्रमोट करती है। तो हमने देखा कि पूरी टेबल से कंपेयर करा कौन से कोर्स में क्या चीज बेटर है, क्या चीज बेकार है। अब आपका डिसीजन बनता है, और मेरे को प्लीज डिसीजन अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, आपके लिए बेस्ट क्या है। देखो पैसा, ये सारी चीजें, लगना कितना है, आना कितना है, किसमें इंटरेस्ट है क्या नहीं है, वो सारी चीज मैंने बता दिया है। स्मार्टली अब आप डिसीजन ले सकते हो, नाउ यू आर कैपेबल। अब आपका डिसीजन लेना आपका जिम्मेदारी है। अब यहां से चलते हैं हम अगले सेक्शन पे, एआई। एआई का क्या इम्पैक्ट आएगा इन सारे कोर्सेज पर। चलो देखो, कहीं ना कहीं एआई इन सारे कोर्सेज पर असर डालने वाली है, ऑलरेडी करना चालू कर दिया है। कि जैसे हम डेटा एनालिटिक्स करते हैं और टैक्सेशन के अंदर भी, इवन डिपार्टमेंट्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, या ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग डिपार्टमेंट अपना एआई लेकर आ रहे हैं और इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर जब ऑडिट भी होती थी, हमें फ्रॉड भी ढूंढ लेते, तो वहां पे भी इन सारी चीजों का इस्तेमाल होने लग गया है। लेकिन हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल पार्ट क्या है कि हमारे पास है एक साइनिंग अथॉरिटी। अब जो एक साइनिंग अथॉरिटी होती है उसमें होती है जजमेंट। हम देखते हैं कि हाँ, कुछ चीज वैसी नहीं हो रखी है जैसे रूल है, लेकिन वो एक्सेप्शन भी हो सकती है कि कुछ हो भी सकता है। तो जो एआई है आज की डेट में, वो केवल हमें सपोर्ट कर रही है, हमारा काम और इजी बना रही है, और हम ऑलरेडी शॉर्टेज पे हैं। हमने सीए के अंदर भी देखा, हमने सीपीए के अंदर भी देखा, और एसीसीए के अंदर भी कहीं ना कहीं डिमांड बहुत ज्यादा है। तो हमने इन सारी चीजों को ध्यान में रख के देखा कि एआई के आने से हमारा काम आसान होने वाला है। ऐसा नहीं है हमारी डिमांड बहुत कम हो जाएगी। हमें एसीसीए और सीपीए, सीए, ये सारे प्रोफेशनल्स तो और चाहिए ही चाहिए, बट हम और बेटर सर्विस दे पाएंगे अपने क्लाइंट्स को। हम अच्छे इंसाइट्स दे पाएंगे, हम उन्हें अच्छे से बता पाएंगे कि आप और अच्छे तरीके से ऐसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, आप और अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को ऐसे चला सकते हो, आपका रेवेन्यू ऐसे बढ़ सकता है, आपकी कॉस्ट ऐसे कम हो सकती है। तो एआई एज अ टूल हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन एआई यहाँ पे जॉब नहीं खाने वाला हम लोगों की स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारे पास एक तो साइनिंग अथॉरिटी है, वो साइन अभी भी कोई एआई नहीं कर सकता, कोई भी रिपोर्ट पे नहीं कर सकता। और जहां पे भी कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व हो जाता है। अगर आप मान लो आज आपको बोले कि एक एआई डिपेंडेंट, आप अपना पैसा एक एआई को दे दो, वो आपके स्टॉक मार्केट और हर जगह कंपनी में लगाएगा, तो आप कितना रिलाई कर लोगे। कई बार आज की डेट में भी एआई गलती कर देता है नॉर्मल रिस्पॉन्सेज देने में। लेट्स से अभी स्टार्टिंग है, बिल्कुल एक टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन पैसों का जो फ्लो है ना, वो कहीं ना कहीं हाथ में ही रहेगा। उसके लिए एक ह्यूमन ट्रस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी मिस्टेक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आज की डेट में भी एआई एज अ सपोर्ट टूल बहुत अच्छा है, हमें इससे बिल्कुल दूर नहीं भागना चाहिए, हमें इसको साथ लेकर चलना चाहिए, हमें इसकी लर्निंग करनी चाहिए, हमें लर्न स्किल्स और ज्यादा सीखनी चाहिए। आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ऐसा नहीं है कोई इंजीनियरिंग रोल है, आप मतलब आपको प्रॉम्प्टिंग सिखाते हैं नॉर्मल, जो कि हर किसी को जरूरत है। तो वो सारी स्किल्स आप डेवलप करते हो। चलो अब आप क्या डेवलप कर सकते हो, अब आप कौन सी स्किल्स डेवलप कर सकते हो। आप ना एक्सेल सीख लो, आप थोड़ी सी एआई स्किल सीख लो, प्रॉम्प्टिंग सीख लो, और थोड़े टूल सीखो जहाँ पे एआई का इस्तेमाल होगा। तो ये सारी स्किल्स अगर आप ओवर द टाइम अपनी डेवलप करते चलते हो, तो आप एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हो। चाहे आप एसीसीए में जाओ, सीपीए में जाओ, या आप इंडियन सीए बनो, आप हर तरीके से एक फुल प्रूफ करियर अपना मतलब डेवलप कर लोगे। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपनी इस वीडियो को, और अगले पार्ट में मैं लेके आने वाला हूँ ऐसे कुछ करियर जो एआई प्रूफ होने वाले हैं और अगले 10 से 20 साल रेलेवेंट रहने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज कमेंट इंटरेस्टेड, और मैं उस वीडियो को तभी बनाऊंगा अगर आप 100+ कमेंट्स होंगे उसी एक पार्ट पे, क्योंकि अननेसेसरी जिसके अंदर किसी को इंटरेस्ट नहीं है उस पर मेरे को वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है। अगर कोई देखे ही ना तो क्या पॉइंट है, अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और प्लीज अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, और अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो जिनके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है, जो सीपीए करने का सोच रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो, स्कूल में हो। अगर आप अभी से सोच के चल रहे हो, आप डिफरेंट कंपैरिजन कर रहे हो कोर्सेज की, तो भी आप ये अपने उन दोस्तों के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय।